यिज़िंग के समय में ये जो रेवेन्यू नालंदा महाविहार को मिलता था वो 100 से बढ़कर 200 ग्रामों तक हो गया था। उस बाग के केंद्र में एक तालाब था। उस तालाब के अंदर नालंद नाम का एक नाग रहता था। यहीं से इस विश्वविद्यालय को नाम मिला नालंदा। नालंदा महाविहार के अंदर स्नानागार नहीं था। आखिर कैसा था वो नालंदा महाविहार जो विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था और जहां हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। आखिर किन विषयों की यहाँ पे पढ़ाई होती थी, इसका आर्किटेक्चर कैसा था, इसका रहन सहन कैसा था, आपके जहन में भी ये सवाल उठते हैं। तो आइए बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की इस वीडियो में। आइए बात करते हैं विश्वविद्यालय की संरचना और इसके निर्माण के बारे में। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जहां पे स्थापित किया गया था वहां पे प्राचीन काल में एक आम का बाग था। उस बाग के केंद्र में एक तालाब था। उस तालाब के अंदर नालंद नाम का एक नाग रहता था। यहीं से इस विश्वविद्यालय को नाम मिला नालंदा। 3री सदी में सम्राट अशोक ने इसके केंद्र में सारीपुत्त का एक स्तूप बनवाया और इसके चारों तरफ एक छोटा सा विद्यालय भी बनवाया। यहां से शुरुआत हुई नालंदा विश्वविद्यालय की। यिज़िंग के अनुसार नालंदा महाविहार में 8 बड़े हॉल्स थे और 300 के करीब कमरे थे। उत्खनन के परिणामों से हमें पता चलता है कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र कम से कम 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो 2 प्रकार से इमारतों का निर्माण किया जाता था। पहली पंचायतन शैली थी। पंचायतन शैली के अंतर्गत बीच में एक बड़ा मंदिर होता था और उसके चारों तरफ 4 कोनों पर छोटे छोटे मंदिर होते थे। इस बड़े वाले मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ होता था और एक रास्ता होता था जो 4 छोटे मंदिरों को बड़े मंदिर से जोड़ता था। दूसरा संरचना का प्रकार जो नालंदा विश्वविद्यालय की इमारतों की संरचना में प्रयोग किया गया था वो था क्रूसीफॉर्म आर्किटेक्चर। इसमें क्रॉस के तरीके का आर्किटेक्चर इस्तेमाल में लाया जाता है जिसमें 2 रास्ते होते हैं और उनके केंद्र में इमारत होती है और उस इमारत के चारों तरफ 4 दरवाजे होते हैं। अगर बात की जाए बाथरूम और किचन की तो नालंदा महाविहार के कैंपस में कोई भी बाथरूम नहीं था। लोग स्नान के लिए कैंपस से बाहर जाया करते थे। और अगर किचन की बात की जाए तो हर एक बिल्डिंग में उसका अलग किचन हुआ करता था। बौद्ध धर्म के अनुसार पूरे की पूरी इमारत को किचन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि कुछ इमारतों में कुछ डेडिकेटेड कोने, कुछ स्पेसिफिक कोने किचन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, इसलिए बौद्ध धर्म के एलिमेंट्स का इसमें बखूबी प्रयोग किया गया था। इसके अलावा नालंदा महाविहार की लाइब्रेरीज के बारे में तो हर कोई जानता है। यहां पे 3 बड़ी लाइब्रेरीज थीं। इसमें से एक तो 9 तल्ले की अर्थात 9 स्टोरी बिल्डिंग थी। पहली लाइब्रेरी का नाम था रत्नदधि, दूसरे का रत्नरंजक और तीसरे का रत्नसागर, जो पूरे विश्व में मशहूर थीं और जहां से किताबों को कॉपी करने के लिए दूर देशों से लोग आया करते थे। आइए अब बात करते हैं नालंदा महाविहार के फाइनेंसेस के बारे में। ऐसा कहते हैं उस क्षेत्र के राजा ने 100 गांवों का रेवेन्यू नालंदा महाविहार के लिए डेडिकेट किया हुआ था। अर्थात 100 गांव जो नालंदा महाविहार के आसपास स्थित थे उनका का पूरा टैक्स नालंदा महाविहार को मिलता था, ऐसा ह्वेनसांग लिखते हैं। जबकि यिज़िंग के समय में ये जो रेवेन्यू नालंदा महाविहार को मिलता था वो 100 से बढ़कर 200 ग्रामों तक हो गया था। अर्थात 200 गांव जो नालंदा महाविहार के आसपास थे उन सब का टैक्स नालंदा महाविहार को मिलता था। आसपास के गांवों से लोग रोज दूध, चावल और मक्खन जैसी वस्तुएं लेकर के नालंदा महाविहार में पहुंचा करते थे। इसके अलावा गुजरात, बंगाल, सुमात्रा और बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों के राजघराने भी नालंदा महाविहार के संरक्षक थे। बंगाल के शासक ने तो 5 गांवों का रेवेन्यू नालंदा महाविहार के लिए ही डेडिकेट कर रखा था। इसके अतिरिक्त नालंदा के आसपास के जो 200 गांव थे वो इतने उपजाऊ थे कि वो एक साल में 3-3 फसलें भी उगा लिया करते थे। अब ये 3 फसलों का जो पूरा का पूरा रेवेन्यू नालंदा महाविहार में आता था वो यहाँ के निवासियों, यहाँ के छात्रों, शिक्षकों उनके लिए पर्याप्त हुआ करता था। अब आइए बात करते हैं कि नालंदा महाविहार में छात्रों का और निवासियों का जीवन कैसा था। ह्वेनसांग के बायोग्राफर अपनी किताब में लिखते हैं कि ह्वेनसांग के अनुसार करीब 10,000 लोग, जिसमें शिक्षक जो अतिथि होते थे वो,
छात्र सभी शामिल थे, किसी भी समय पर नालंदा महाविहार में उपस्थित रहते थे। यिजिंग के अनुसार करीब 3000 भिक्षु परमानेंट तरीके से नालंदा महाविहार में रहा करते थे। नालंदा में शिक्षा की जो पद्धति थी वो वाद विवाद और लेक्चर्स के फॉर्म में थी। सबसे पहले जब नालंदा महाविहार में दूर देशों से कोई भी छात्र पहुंचता था, जिसमें चाइना, कोरिया, बैक्ट्रिया जैसे देश शामिल थे, तो सबसे पहले उनका सामना होता था द्वार पंडित से। द्वार पंडित के सवालों का जवाब देने के बाद ही उन्हें महाविहार के अंदर एंट्री मिलती थी। ऐसा लिखा हुआ है कि 10 में से सिर्फ 2 से 3 लोग ही इस शास्त्रार्थ में जीत पाते थे। इस प्रकार से नालंदा महाविहार का जो एडमिशन रेट था वो 20 से 30% के करीब था। ये छात्र दूर देशों से यहाँ पे धर्म ग्रंथों को कॉपी करने के लिए और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो केंद्रीय कोर्टयार्ड था नालंदा महाविहार का, उसमें पैरेलली यानी एक साथ कई लेक्चर्स चल रहे होते थे। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिबेट्स या फिर प्रवचन सुन रहे होते थे। क्योंकि नालंदा महाविहार में आने वाले विभिन्न लोग अलग अलग संप्रदायों से होते थे, इसलिए वहां पर डिबेट्स भी बहुत सारी होती थीं। ह्वेनसांग के अनुसार 700 वर्षों के इतिहास में कभी भी नालंदा महाविहार में कोई हिंसा या विद्रोह नहीं हुआ। बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना महाविहार का तरीका था। ह्वेनसांग के अनुसार महाविहार में हीनयान और महायान से जुड़े हुए 18 पंथों या संप्रदायों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर वेदों और दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में भी डिबेट होती थी और उसकी शिक्षा मिलती थी। इसके अलावा सांख्य, चिकित्सा विद्या, जादू टोना, संस्कृत व्याकरण और फिलॉसफी की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। नालंदा महाविहार का प्रशासन भिक्षुओं के एक समूह के द्वारा चलाया जाता था। ये पूरे तरीके से गणतांत्रिक व्यवस्था थी। इसमें सीनियरिटी के आधार पर भिक्षुओं की रैंक्स तय होती थीं और उसी के आधार पर लोगों को कमरे भी दिए जाते थे। यहां पे सीनियरिटी को डिफाइन करने के लिए जिसके पास ज्यादा से ज्यादा विषयों की जानकारी होती थी उसे ज्यादा सीनियर माना जाता था, इसके बजाय कि एक ही विषय में बहुत ज्यादा जानकारी किसी व्यक्ति को हो। जो सीनियर भिक्षु होते थे उनको सबसे पहले सबसे अच्छे कमरे दिए जाते थे और फिर उसके बाद जो जूनियर्स होते थे उनको कमरे मिलते थे। अब आइए बात करते हैं कि नालंदा महाविहार में टाइम कीपिंग कैसे की जाती थी, अर्थात समय का अनुमान कैसे लगाया जाता था। एक दिन 8 हिस्सों में बटा हुआ होता था। हर हिस्से को 1 घंटा बोला जाता था। 1 घंटे के अनुमान के लिए जल से बनी हुई एक घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इस घड़ी में एक बड़े कटोरे के अंदर छोटे कटोरे का इस्तेमाल होता था। जब छोटी कटोरी बड़ी कटोरी के अंदर पूरे तरीके से एक बार डूब जाती थी तो एक बार ड्रम बजाकर इसकी सूचना दी जाती थी। ऐसा 4 बार होने के बाद वो एक हिस्सा या 1 घंटा पूरा माना जाता था। इस प्रकार 1 घंटा पूरे होने पर 4 बार ड्रम बजता था, 2 बार शंख बजता था और 1 बार फिर से ड्रम बजा करके उस एक हिस्से के पूर्ण होने की जानकारी दी जाती थी। इस प्रकार से जब 2 घंटे पूरे हो जाते थे तो उसे अपराह्न कहा जाता था। अपराह्न के बाद किसी को भी भोजन करने की अनुमति नहीं थी। उससे पहले ही सारे लोग भोजन कर लेते थे। 4 घंटे दिन के और 4 घंटे रात के होते थे। इस प्रकार से पूरा 8 घंटे का दिन होता था। सूर्योदय और सूर्यास्त की सूचना मुख्य द्वार के बाहर ड्रम बजा करके दी जाती थी। अब जैसा कि हमने बताया कि नालंदा महाविहार के अंदर स्नानागार नहीं था, तो जब नहाने का समय हो जाता था तो घंटा बजा करके इस समय की जानकारी हर छात्र को दी जाती थी। नालंदा महाविहार के चारों ओर 10 बड़े तालाब बने हुए थे। सभी लोग अपने तौलिया या अपने कपड़ों को लेकर के वहां पर स्नान के लिए जाते थे। ह्वेनसांग कहते हैं कि नालंदा महाविहार में जो विद्वान थे वो दिन रात वाद विवाद में ही लगे रहते थे और दिन रात के घंटे भी उनके विवादों को पूर्ण करने के लिए कम पड़ जाते थे। तो कुछ ऐसा था नालंदा महाविहार। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।